कैसे हो आप। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 6 पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला। तो आइए शुरू करते हैं। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। तो बच्चों, दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। अब ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है चित्र 6.1 में। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसको क्या कहते हैं? दहन। तो दहन किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसको क्या कहते हैं? दहन। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। इसको ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी ईंधन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई विक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो पहेली उसका जवाब देती है। बूझो एक प्रश्न कर रहा है तो पहेली कहती है, ठीक आप करेंगे। क्रियाकलाप 6.1 स्ट्रॉ, माचिस की तिलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि और कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए और अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह्य दिखाइए। दाह्य और अदाह्य पदार्थ हम लिखेंगे इसमें। पदार्थ दाह्य है या अदाह्य। उसके बाद हम एक और करेंगे क्रियाकलाप। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा जिसके लिए हमें जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। एक जल्दी मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए और कांच को चिमनी की मोमबत्ती के लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला का क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या अप्रभावित जलती रहती हैं? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। इन क्रियाकलापों की एक वीडियो हम अलग से आपके लिए बाद में बनाकर भेजेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि सूर्य अपनी तो बूझो कह रहा है, हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो सूर्य में क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस प्रक्रम के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे।
तो क्रियाकलाप 6.3 करते हैं हम। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार और पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आप ये चित्र 6.3 देखिए। ये देखिए, कंबल में लिपटा व्यक्ति, उसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। आप अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या आप एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। क्या आपने जंगल में लगी आग के बारे में सुना है? गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। प्यारे बच्चों, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सकती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ के लकड़ी के चूड़े टुकड़ों को माचिस की तरह उपयोग किया करते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है और अब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। अब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप जो है वो ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? इसका अर्थ है मिट्टी के तेल के रखने के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप यह प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। ये क्रियाकलाप हम करेंगे क्रियाकलाप 6.4। सावधानी रखेंगे। इसमें जलती हुई मोमबत्ती से हम सावधानी से काम करेंगे ताकि हमारे हाथ न जल जाएं। कागज़ के 2 तप तैयार करिए। इसमें से एक कप में 50 मिलीलीटर जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? कागज़ के जो कप में जो है जल गर्म हो जाता है। कागज़ के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो आप ये क्रियाकलाप करके देखेंगे कि क्या इसका जब हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग कर लेता है उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं।
तो आपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित कीजिए। यह जरूरी है, हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। तो आप ये चित्र देख रहे हैं 6.6, जिसमें फायरमैन जो है दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप जो है उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेते हैं, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु और ऊष्मा। वायु में ऑक्सीजन होती है और ऊष्मा हमें ईंधन का ताप जिसका उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। अच्छा बच्चों, फिर शेष पाठ का अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं।